हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वीडियोस पर। आप लोग ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे साथ और जुड़े रहिएगा अपने चैनल से। आज स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी के क्रम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे आज हम। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो पृथ्वी की सतह पर घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या अन्य डिसास्टर्स, इनका जो संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटने वाली घटनाओं के साथ है। तो इसीलिए अगर पृथ्वी की सतह पर या धरातल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब का अध्ययन करना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी का हम डिवीज़न करें, हमेशा इससे ही ये वैज्ञानिकों के लिए सस्पेंस रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में किस तरह की संरचना है। देखते हैं हम। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें हम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इस तरह से हम अध्ययन करेंगे। जैसे पृथ्वी का एक टुकड़ा लें हम, पृथ्वी का एक टुकड़ा लें हम इस प्रकार से। जैसे ये टुकड़ा लिया हमने, पृथ्वी का टुकड़ा लिया हमने, एक टुकड़ा लिया हमने, ये इस तरह से इसका हम अध्ययन करेंगे गहनता से। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे हम। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे हम। तो पृथ्वी, आप लोगों को पता है, पृथ्वी मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है। आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट यानी प्रवाल भी कहते हैं इसे हिंदी में। ये बटा हमारा क्रस्ट, ये बट गया हमारा पहला क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट। और दूसरा क्या है, मेंटल। दूसरा क्या होगा, मेंटल। तो पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, उसे हम कोर कहते हैं या फिर क्रोड कहते हैं हिंदी में। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग, इसको हम कोर या क्रोड कहते हैं हिंदी में। ये है हमारा तीसरा भाग, कोर। तो पृथ्वी का डिवीजन मुख्य रूप से 3 खंडों में है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के क्रस्ट पर कि पृथ्वी का क्रस्ट किस तरह से, पृथ्वी का क्रस्ट जो है वो भी 2 तरीके से डिवाइड है। पृथ्वी का क्रस्ट, यहाँ एक ऊपरी क्रस्ट है यानी अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट या अपर क्रस्ट है, और एक लोअर क्रस्ट है यानी ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है। 2 भागों में बटा हुआ है क्रस्ट पृथ्वी का। तो जैसे हम बांट दें पृथ्वी के, ये हो गया हमारा ऊपरी क्रस्ट और ये हो गया हमारा निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में अंतर क्या है, तो हमने इस तरह से डिवीजन किया है कि पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट पर महाद्वीप पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महाद्वीप और महासागर, यही 2 बनते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर या ऊपरी सतह पर, ऊपरी क्रस्ट पर क्या है, महाद्वीप है। यहाँ महाद्वीप, इसलिए इसे महाद्वीपी क्रस्ट भी कहते हैं, इसे महाद्वीप है। अब महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ है, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको महाद्वीपी क्रस्ट भी कहते हैं। महाद्वीपी क्रस्ट पे जो है 2 तरह के तत्वों की अधिकता है या प्रधानता है। 2 तरह के तत्वों से मिलकर बना है महाद्वीप। इसमें पहला है, इसको सियाल भी कहते हैं शॉर्ट में, यानी सिलिका एवं एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। क्या, ऊपरी क्रस्ट यानी महाद्वीपी क्रस्ट भी कहते हैं इसे। सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, इसलिए इसको सियाल भी कहते हैं। कि क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट किससे मिलकर बना है, तो सियाल
यानी सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनती है, इसे महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहते हैं। जो महाद्वीप है वो ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से, इसलिए इसे महाद्वीपीय क्रस्ट भी कहते हैं। हमने देखा किससे बना है महाद्वीप, सिलिका और एल्यूमिनियम, से श्याल भी कहते हैं शॉर्ट में। तो हमने देखा कि पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट, अब क्रस्ट में लोअर क्रस्ट को पढ़ेंगे, यानी निचला क्रस्ट या निचला प्रवाह। तो जो निचला प्रवाह है या निचला क्रस्ट है उसमें क्या है, इसमें जो है महासागरों की अधिकता है। यहाँ देखा हमने महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, महाद्वीप ऊपरी क्रस्ट पर, और निचले क्रस्ट पर क्या है, निचले क्रस्ट पर महासागर है, महासागर। तो महासागर किस चट्टान से मिलकर बना है, जैसे महाद्वीप बने किससे, ग्रेनाइट से। अब महासागर पढ़ेंगे, तो महासागर बनते हैं हमारे बसाल्ट नामक चट्टान से। किससे बनते हैं, बसाल्ट या बसाल्ट नामक चट्टान से मिलकर बनते हैं हमारे महासागर। अब बात आती है ये किन तत्वों से मिलकर बनता है। तो बसाल्ट पर मुख्य रूप से, या फिर महासागरों पर या निचले क्रस्ट पर मुख्य रूप से दो तत्वों की अधिकता है। यहाँ सिलिका एल्यूमिनियम देखा हमने, निचले क्रस्ट में है हमारे साइमा भी कहते हैं इसे, यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, इसे आप कीजिए सिलिका एवं मैग्नीशियम, तो इसे साइमा भी कह देते हैं, कभी कभी साइमा भी कह देते हैं, यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम। तो दो तत्वों से मिलकर बना है क्या, हमारा महासागर या निचला क्रस्ट। तो हमने इसका डिवीजन पढ़ा क्रस्ट का, कौन सा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट में हमारे में क्या पाया जाता है, महाद्वीप, महाद्वीपों से मिलकर, और महाद्वीप किन चट्टानों से मिलकर बना है, ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है महाद्वीप। महाद्वीप पर दो तत्वों की प्रधानता है, सिलिका यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी सियाल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीपों का या पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट किस भाग या किस तत्वों से मिलकर बना है, तो हम बताएंगे आसानी से सियाल यानी सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, और हम बात करें निचले क्रस्ट की, तो निचला क्रस्ट जिस पर महासागर पाए जाते हैं या महासागरों का डिवीजन है इसमें, तो महासागर बसाल्ट नामक चट्टान से मिलकर बनते हैं, जिस पर साइमा यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता है। ठीक है, तो हमने इसका डिवीजन पढ़ लिया, ये हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, क्रस्ट हो गया हमारा। तो इसको कुछ सीमांत बांटते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं अगला मेंटल, यानी यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, यह पृथ्वी का सबसे विस्तृत मंडल है। ध्यान रखिए, यह पृथ्वी का सबसे विस्तृत मंडल है मेंटल, सबसे ज्यादा जो है क्षेत्र इसी में आता है। अब देखते हैं हम मेंटल को कुछ भागों में डिवाइड किया है। जैसे इसको सबसे पहले बांटा है मेंटल को 200 किलोमीटर की गहराई तक। अब एक यहाँ पॉइंट छूट गया कि क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट की जो है गहराई कितनी है ना। तो क्रस्ट की गहराई अपनी 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग से 30 से 35 किलोमीटर तक जो है किसकी गहराई है, क्रस्ट की है। और फिर आते हैं मेंटल पर। तो मेंटल में इसको ऐसे पार्ट किया है, जैसे पहले इसको 200 तक बांटा है, यानी 200 किलोमीटर की गहराई तक बांटा है। फिर इसको 700 किलोमीटर की गहराई तक बांटा है, 700 किलोमीटर। और कुल मिला के इसकी पूरी की जो है गहराई है वो 2900 किलोमीटर है मेंटल की, 2900 किलोमीटर। लेकिन अब जिस तरह से हमने क्रस्ट का डिवीजन किया अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, उसी प्रकार हम मेंटल का डिवीजन करते हैं, यानी गहराई के आधार पर। अब बात आती है कि इनका डिवीजन किलोमीटर के आधार पर कैसे, जैसे 200 किलोमीटर, इसका डिवीजन इस प्रकार से किया गया। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो पृथ्वी का बिल्कुल ठोस भाग है 35 किलोमीटर तक। उसके बाद आपको पता है क्रस्ट जो है ठोसों से मिलकर बना है, ठोस की सतह है, और मेंटल जो द्रव से मिलकर बना है। ध्यान रखिए, मेंटल द्रव से मिलकर बना है। तो इसका डिवीजन इस आधार पर किया गया कि हम 200 किलोमीटर की गहराई तक देखें तो इस पर क्या है कि थोड़ा अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है मेंटल, अर्ध तरल अवस्था में। तो इस आधार पर इसका डिवीजन किया है, क्योंकि इसमें जो वेव्स हैं वो जो है धीमी हो जाती है। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स मैं बताऊंगा आगे इसको, वो धीमी हो जाती हैं। क्यों, इसका आधार है कि इसमें अर्ध तरल अवस्था में है ये 200 किलोमीटर, इसलिए इसका डिवीजन किया गया। फिर 700 किलोमीटर देखें हम, इसका यहाँ डिवीजन क्यों किया गया, तो 700 किलोमीटर पर हम देखते हैं कि जितने भी हमारे
जो भूकंप वगैरह, जो जितने भी अर्थक्वेक या वोल्केनोस, ये सारी क्रियाएं आती हैं या सारी क्रियाएं घटित होती हैं, वो 200 किलोमीटर की गहराई तक ही होती हैं। ध्यान रखिए, 200 किलोमीटर के अंदर जो है चट्टानें जो है विस्थापित नहीं होती, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं उसका प्रेशर या दबाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण जो चट्टानें वो विस्थापित नहीं होती हैं। इस कारण पृथ्वी को हमने जो मेंटल है उसको डिवीजन 700 किलोमीटर तक किया, क्योंकि 700 किलोमीटर के आगे गहराई में कोई भी सतह पर या फिर कोई भी जो डिसास्टर्स हैं वो आगे घटित नहीं होती है, कोई भी घटना घटित नहीं होती है या भूकंप नहीं आते हैं। तो 700 किलोमीटर तक ही केवल भूकंप आते हैं। तो 700 किलोमीटर के बाद इसका डिवीज़न किया हमने, तो फिर अगला क्रम आता है 29,229 किलोमीटर। इसका डिवीजन है किसका? मेंटल का। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहराई तक स्थित है। ठीक है, तो ये मेंटल का डिवीजन हो गया। अब लास्ट में बचता है अपना कोर जो 2900 किलोमीटर से लेकर मेंटल के और अंत में केंद्र पर कितनी इसकी गहराई है? 6173 किलोमीटर, यानी 6173 किलोमीटर की गहराई तक जो आंतरिक भाग में जो पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी का सेंटर है, केंद्र है, यहाँ तक लेकर ये भाग है अपना कोर। तो कोर की जो गहराई देखी आपने 6173 किलोमीटर है। अब इसका डिवीजन 2 पार्ट्स में किया गया, इसको देख लिया हमने, ये डिवीजन है इसका मेंटल का। अब कोर का भी 2 में किया गया है। एक क्या है कि आउटर कोर, एक इनर कोर, यानी बाहर आउटर कोर यानी बाहर कोर या बाहर कोर, और एक इनर कोर यानी आंतरिक कोर। इसको 2 तरीके से कोर में बांटा, बाहर कोर और क्या नाम है, आंतरिक कोर। अब जो इसकी गहराई वो कितनी है? वो है 5153, या अलग अलग तरह से दिया गया है, 5153 तक है इसकी किलोमीटर तक इसकी गहराई। तो इसका डिवीजन किस आधार पर किया गया है ना? तो इसमें क्या है, पृथ्वी की गहराई में जैसे यहाँ तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है जो कोर का भाग है, तो इसको इस आधार पर, और ये ठोस अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नीफे यानी निकिल एवं नीफे यानी निकिल एवं आयरन, लोहे और निकिल की अधिकता है। इसलिए क्वेश्चन भी बनता है कि जो पृथ्वी का कोर है वो किससे मिलकर बना है? तो नीफे यानी निकिल एवं आयरन से मिलकर बना है, लोहा और निकिल से मिलकर बना है ये, इसीलिए इसका आंतरिक भाग ज़्यादा ठोस है, इसमें दबाव ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने देखा पृथ्वी का डिवीजन। अब बात करते हैं इसको कुछ और डिवीजन जो क्वेश्चन देखने को मिलता है इनमें भी, कि जो इनका डिवीजन है क्रस्ट का, इसमें जैसे ये परत बननी है, सीमांत बनना है, डिस्कंटिन्यूटी बननी है, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हैं। तो जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, तो इसमें जो इन दोनों को जो डिवाइड करता है वो इसको कहते हैं, सबसे पहले नोट करती जाएगा, ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो डिवीजन बनता है यानी जो सीमांत है, सबसे पहले आता है रोनार्ड, समाप्त कीजिए, कोनार्ड सीमांत या कोनार्ड डिस्काउंटेलिटी भी कहते हैं, जो क्या करता है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को अलग करता है क्रस्ट पर। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा जो डिस्काउंटेलिटी है या सीमांत है, दूसरा क्या है? दूसरा है मोह सीमांत। ये नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इनको, यह महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये हमने दूसरा वाला पढ़ा, ये पहला, ये दूसरा सीमांत हो गया। अब इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मेंटल है उसको 2 भागों में मुख्य रूप से, ये तो एक क्रम के लिए बांटा गया कि इस पर ये अर्ध तरल अवस्था में 200 किलोमीटर। अब 700 किलोमीटर यहाँ पर एक सीमांत बनता है जिसे हम कहते हैं रैपेटी सीमांत। क्या कहते हैं इसे? रैपेटी सीमांत या रैपेटी डिस्काउंटेलिटी भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो तीसरा सीमांत हो गया। अब चौथा सीमांत बनेगा कहाँ? जो मेंटल और कोर को अलग करेगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा।
क्रस्ट है अपना पहला, वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्रस्ट है। ये दूसरा अपना मेंटल है और ये तीसरा कोर है। सो मेंटल और कोर को अलग करता है कौन, माफ कीजिए, मेंटल में ये 700 किलोमीटर की ये जो गहराई है उस पर 2 भागों में विभाजित है। मेंटल पर वो रैपिड सीमांत है, और मेंटल और कोर इसको अलग करने वाला सीमांत है, चौथा सीमांत, उसको कहते हैं हम गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग सीमांत या गुटेनबर्ग डिस्कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं इसे, गुटेनबर्ग सीमांत। और अंतिम 5 प्रकार के सीमांत है मुख्यतः। अंतिम जो आउटर और इनर कोर को अलग करता है, यानी बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करता है, उसे कहते हैं हम लीहमैन सीमांत। लीहमैन सीमांत और लीहमैन डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ये पढ़ा हमने सीमांत, जो क्या करते हैं इन में जो विखंडन है उसको जो है दर्शाते हैं, ये सारे सीमांत है, डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो इस तरह से हमने इसका अध्ययन किया। अब बात आती है कि इसका किस आधार पर, जैसे वैज्ञानिकों ने समय के आधार पर जो है आगे अपने मत पुष्ट किए और अच्छे से अच्छे मत पुष्ट करने की कोशिश की। पहले इसका अध्ययन किया जाता था जैसे कि ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के रूप में होता है और ऊपर आते ही उसे लावा कहने लगते हैं। तो लावा में क्या है कि जितनी भी जो खनिज हैं या धात्विक अधात्विक खनिज हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हैं वो सतह पर आ जाते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है। उनका अध्ययन किया जाता है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में कौन कौन से खनिज हैं, तो उसके आधार पर पता चलता है। लेकिन उसमें जो है सटीक व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि पृथ्वी पर हम देखते हैं कि ये ठोस है, ये 35 किलोमीटर तक जो क्रस्ट है वो ठोस है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ चूँकि लावा जो है तरल अवस्था में होता है, तो इससे सही व्याख्या नहीं की जा सकती पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी गहराई पर ठोस है या वगैरह वगैरह। सो इससे ये सटीक व्याख्या नहीं की जा सकती। और एक बात और है कि माफ कीजिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। सो हम कहाँ थे कि ज्वालामुखी से हम सही से व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि पता नहीं है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे हम जाते जाते गहराई तक, तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, चट्टानों का दबाव बढ़ता जाता है पृथ्वी की गहराई में जितनी जाएंगे उतना। तो इससे सही व्याख्या नहीं की जा सकती ज्वालामुखी से, क्योंकि वो लावा के रूप में होता है। तो धीरे धीरे जो है और वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रविष्ट किए। सो आगे चल के पता चला, आगे चल के काफ़ी तरह से दबाव या प्रेशर से भी, घनत्व से भी पता लगाया गया, क्योंकि पृथ्वी का घनत्व जो है क्रस्ट पर देखें हम तो 2.3 या 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतना है। और पृथ्वी के सबसे केंद्र भाग पर देखें तो पृथ्वी के सबसे जो केंद्र है वहाँ करीब 13.6 है घनत्व। तो इस तरह से घनत्व में हमने देखा कि वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो इससे यह साबित होता है कि पृथ्वी पर जो है घनत्व बढ़ने के साथ साथ, या पृथ्वी के घनत्व बढ़ने के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है, तो जो है ठोस भाग मिलता जाएगा, जितना ठोस अधिक होगा और नीचे जाएंगे उतना। तो ऐसा भी नहीं है, यह भी मत जो है पूरी तरह से घनत्व के आधार पर भी नहीं कि व्याख्या की जा सकती पृथ्वी के आंतरिक भाग की। तो इसके साथ साथ आगे बढ़े हम, तो सबसे महत्वपूर्ण रहा व्याख्या करने के लिए भूकंप सबसे अच्छा तत्व रहा जो आंतरिक भाग है उसकी सही व्याख्या करता है। किसके आधार पर? तरंगों के आधार पर, वेव्स के आधार पर जो है सही से इसकी व्याख्या करता है। तो हम देखते हैं तरंग के माध्यम से पढ़ेंगे हम। और एक बात बता दें कि पृथ्वी पर तापमान जो है, यानी एक पॉइंट है कि 32 मीटर पर हम जाते हैं गहराई में, वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अंदर की तरफ जितने जाएंगे उतना बढ़ता जाता है। ये एवरेज है, ऐसा नहीं है कहीं कहीं पर 100 पे बढ़ता है, लेकिन ये एवरेज है। और जब पृथ्वी के हम आंतरिक भाग पर आते हैं तो जहाँ इसका तापमान 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आप देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। तो ये देखा आपने, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं कि भूकंप जो तरंगों के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है, इससे साफ आप समझ जाएंगे। ये सबसे प्रविष्ट मत है, सबसे जो वैज्ञानिक इसी मत पर सहमत है। तो देखते हैं 3 तरह की जो वेव्स हैं, 3 तरह की तरंगें हैं, इनके आधार पर भूकंप
कि पहली तरंगें हैं प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगें या प्राइमरी वेव्स या पी वेव्स कहते हैं ना, पी वेव्स भी कहते हैं। और दूसरी तरंगें हैं द्वितीयक तरंगें यानी सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंगें यानी सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। और तीसरी प्रकार की तरंगें हैं यानी धरातलीय तरंगें यानी सरफेस वेव्स, धरातलीय तरंगें या फिर सरफेस वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके अध्ययन के लिए ये दो तरंगी महत्वपूर्ण है। ये इसका अध्ययन नहीं किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि यह तरंगें केवल पृथ्वी की सरफेस पर बहती हैं और सबसे जो है विध्वंसक तरंगें यही होती हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक तरंगें यही हैं जो प्रभावित करती है पृथ्वी को। अब देखते हैं प्राथमिक तरंगें किस प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगें जो है अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहते हैं ना। ये तरंगें कुछ जैसे इनकी जो कण है वो तरंग की दिशा किस प्रकार होती है, समानांतर होती है। इस तरह से समानांतर होती है, कण की दिशा तरंग की दिशा में जो है समानांतर होती है। और इनका वेग जो है काफ़ी अधिक होता है। पी वेव्स का वेग काफ़ी अधिक होता है वेग अधिक होता है इनका। और इसके कारण क्या है, ये तीनों माध्यम में यानी ठोस, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम है ना, थोड़ी ठोस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों माध्यम में प्रविष्ट हो जाती है ये प्राइमरी वेव्स। ठीक है, और दूसरी तरंगें हैं, द्वितीयक तरंगें हैं या एस वेव्स हैं, इनको अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से लंबवत संरचना करते हैं। लंबवत कण की लंबवत तरंग जो है कण की दिशा में लंबवत जाती हैं। तो ये इनका वेग थोड़ा सा जो एस तरंगें हैं उनका वेग प्राइमरी वेव से कम होता है। इनका वेग जो द्वितीयक तरंगें हैं उनका वेग प्राथमिक तरंगों के वेग से अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके आधार पर ये क्या है, केवल ठोस सॉलिड में ही संचरण करती हैं, बाकी द्रव और गैस में नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर हम अब देखें इन तरंगों के बारे में पढ़ा हमने। और एक और बात, सबसे विध्वंसक तरंगें हैं वो ये हैं, सबसे खतरनाक तरंगें सरफेस वेव्स यानी धरातली वेव, जो सबसे ज़्यादा धरातल पर विध्वंसक होती हैं। अब बात करें हम कि पृथ्वी पर इन तरंगों का जो आंतरिक संरचना उसको समझने के लिए इसको छायाचित्र समझना होगा इसका हमको, पी वेव्स और एस वेव्स का। जैसे एस वेव्स का समझें तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी, केंद्र है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के जैसे जैसे ये केंद्र की ओर चलती हैं एस वेव्स, तो ये पृथ्वी के अंदर, क्योंकि हमने देखा मेंटल जो है वो किस अवस्था में, तरल अवस्था में, तो पृथ्वी के केंद्र तक तो मेंटल तक प्रवेश नहीं कर पाती हैं एस वेव्स। आपको पता है केवल ठोस माध्यम में ही संचरण करती हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी के केंद्र पर लौट आती है, वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं और पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आती हैं। तो इसका ये एस वेव्स है। तो एस वेव्स का ये छायाचित्र है यानी शैडो एरिया है एस वेव्स का। एस वेव्स शैडो एरिया है यानी छायाचित्र है, छायाचित्र है एस वेव्स का। क्या है कि पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं एस वेव्स और पृथ्वी के मेंटल से होते हुए पृथ्वी की सतह पर वापस लौट आती हैं। ये होगा एस वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स हैं। प्राइमरी वेव्स जो हैं, प्राथमिक तरंगें, वो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाती है क्योंकि ये तीनों माध्यम में ही संचरण करती हैं। तो इस तरह से ये तीनों माध्यम में पहुंच जाती है, तीनों माध्यम में पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रविष्ट करती हैं दोनों तरंगें, एस वेव्स और प्राइमरी वेव्स। इस आधार पर भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है।